आज की ये कहानी है राज कपूर के आर के स्टूडियो के बनने के पीछे के संघर्ष की और इसके अंत की कहानी। राज कपूर साहब को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। हिंदी सिनेमा की विरासत का एक सुनहरा अध्याय था राज कपूर का सपना आर के स्टूडियो। लेकिन आर के स्टूडियो देश में अब तक रहे स्टूडियो सिस्टम से अलग रास्ते पर था, या यूं कहें कि स्टूडियो सिस्टम के खात्मे के बाद उभरा ये पहला अहम फिल्मी स्टूडियो था। मगर बात यहां तक पहुंची कैसे? फिल्मों में पहली बड़ी क्रांति थी बोलती फिल्मों की शुरुआत। मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों की ओर बढ़ना, ये आप देखते हैं कि आसान नहीं था। इस नई तकनीक में पैसा और संसाधन चाहिए थे जो छोटे निर्माताओं के पास नहीं थे। नतीजा, छोटी फिल्म कंपनियां बंद हो गई और बड़े स्टूडियो का दौर शुरू हुआ। साल आप देखते हैं कि 1934 तक देश में हॉलीवुड जैसा संगठित पेशेवर फिल्म स्टूडियो सिस्टम स्थापित हो चुका था। प्रभात फिल्म कंपनी पूना और आप देखते हैं न्यू थिएटर्स और बॉम्बे टॉकीज ने सिनेमा पर राज किया। और ये फिल्म स्टूडियो किसी फिल्मी की तरह, फैक्ट्री की तरह फिल्में बनाते थे, जहां कलाकार तकनीशियन वेतन पर काम करते थे। और अशोक कुमार, दुर्गा खोटे, के.एल. सहगल, दिलीप कुमार मधुबाला, भी शांताराम और पी.सी. बरुआ जैसे दिग्गज इसी सिस्टम से निकले थे। और उस दौर में 15 साल तक ये स्टूडियो की ही असली सुपरस्टार थे। एक दिन सबका ढलता है सूरज। स्टूडियो सिस्टम के लिए यह ढलान साल 1947 में आई, जब आज़ादी के साथ साथ आया। विभाजन की त्रासदी ने हर चीज हिलाकर रख दी। आप सभी जानते हैं कि 1947 तक जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। और इसमें जिंदगियां तबाह हुई, लोग बेघर हुए, कारोबार उजड़े और फिल्म स्टूडियो भी इसकी चपेट में आए। पहले ही विश्व युद्ध और भयंकर अकाल के थपेड़ों से जूझ रहे स्टूडियो इस बार नहीं संभल पाए। लेकिन स्टूडियो सिस्टम के पतन की यह अकेली वजह नहीं थी। और अब तक स्टूडियो के वेतन पर काम करने वाले स्टार एक्टर्स और निर्देशक को एहसास हो चुका था कि वे खुद बड़े ब्रांड बन सकते हैं। और फ्रीलांसिंग मॉडल अपनाकर पृथ्वीराज कपूर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही चुके थे। वहीं भी शांताराम और महबूब खान ने स्टूडियो सिस्टम छोड़कर अपनी फिल्म कंपनियां शुरू कर ली थी। और अब तक हवा का रूप बदल चुका था। फिल्म इंडस्ट्री में पैसे वाले व्यापारियों की भीड़ लग गई, जो फाइनेंसर बनकर इन फ्रीलांस स्टार्स, निर्माता और निर्देशकों पर दांव खेल रहे थे और पैसा कमा रहे थे। पर्दे के पीछे बैठकर फैसले लेने वाले स्टूडियो मालिकों की जगह अब निर्देशक और स्टार हावी हो रहे थे। प्रभात और बॉम्बे टॉकीज इसी दौर में बंद हो गए। भारतीय सिनेमा फिल्मकारों की व्यक्तिगत विजन और स्टार पावर के युग में प्रवेश कर चुका था। फिल्म बनाने के इसी जुनून के साथ पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे। कपूर परिवार में जन्मे इस नौजवान ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, उन्हें फिल्म निर्माण और निर्देशन का भी जुनून था। और आर के स्टूडियो के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। जब राज कपूर ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी पहली फिल्म आग बनाने का फैसला किया, तो उनके पास सिर्फ 13,000 रुपए थे। उन्होंने इस योजना को रिश्ते में अपने मामा और बेहद करीबी बिस्वा मेहरा को बताया। फिल्म के लिए मेकअप मैन, अभिनेता, डांसर्स की जरूरत थी, जो उस वक्त पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। पृथ्वी थिएटर के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से राज कपूर के सपनों को साकार करने में मदद की। और इस फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए राज ने नरगिस को चुना। और 20 बरस की नरगिस तब तक की फिल्मों में हीरोइन बन चुकी थी, और वो महबूब खान जैसे जाने माने निर्देशक के कैंप का हिस्सा भी थी और स्टार भी थी। जबकि 22 साल के राज कपूर को अब तक अभिनेता के रूप में कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी, और अभी निर्देशक के रूप में वो अपनी पहली फिल्म निर्देशित करने जा रहे थे। फिल्म आग के दौरान ही दोनों की नजदीकियां बढ़ी। और हालांकि उस वक्त एक नरगिस की मां जद्दन बाई इसके सख्त खिलाफ थी, और अक्सर या तो शूटिंग पर मौजूद रहती थी या फिर आउटडोर शूटिंग पर नरगिस को भेजने के लिए मना कर देती थी। काफी समय तक राज कपूर के असिस्टेंट और करीबी रहे मशहूर निर्देशक राहुल रबेल अपनी किताब राज कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन में बताते हैं कि उन दिनों किसी फिल्म निर्माता का स्टूडियो से जुड़े रहना काफी महत्वपूर्ण होता था। और क्योंकि स्टूडियो एक ढका हुआ स्थान होता था जहां सेट लगता था और सेट की कीमत भी दी जाती थी। राज कपूर ने ईस्टर्न स्टूडियो से जुड़ने का फैसला किया, और जिसके मालिक मिस्टर लखानी थे। और आग के प्रोडक्शन में 3 लाख का खर्च आया था। उस समय यह एक बड़ी रकम थी। राज साहब इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि वे इस फिल्म से मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि कहानी में गंभीरता थी। हालांकि इस फिल्म को आलोचकों ने सराहा, मगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अधिक नहीं चली। राज कपूर ने आग के घाटे के बावजूद अगली फिल्म बरसात बनाने का फैसला किया।
और आप देखिए इस बार शूटिंग के लिए उन्होंने निर्देशक के आसिफ के रूप तारा स्टूडियो को साइन किया। और लेकिन कोई फाइनेंसर ऐसे निर्माता निर्देशक पर पैसे नहीं लगाना चाहता था जो आग में पहले ही अपना हाथ जला चुका हो। ऐसे समय में पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनकी मदद की। रोमांटिक फिल्म बरसात के मशहूर गीत हवा में उड़ता जाए गीत को राज कपूर ने कश्मीर की हसीन वादियों में शूट करने का फैसला किया, और जहां अब तक कोई फिल्म शूट नहीं हुई थी। वो दौर स्टूडियो में शूटिंग का था, लेकिन पूरी कास्ट क्रू को ले जाना, भारी उपकरण पहुंचाना और ठहरने का इंतजाम करना बहुत महंगा था। और राज कपूर नए प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कैमरामैन जाल मिस्त्री के साथ पहले कश्मीर जाकर हल्के एमओ के कैमरे से शॉट्स लिए। बाद में इन सीन को महाबलेश्वर में शूट किए गए दृश्य के साथ मिक्स कर दिया। राहुल रवेल लिखते हैं कि उनका अगला कदम साउंड रिकॉर्डिंग के सभी उपकरणों को रखने के लिए एक साउंड ट्रैक को खरीदना था। तीसरा चरण पेशेवर 35 मेसेल एनसी कैमरे को खरीदना था। यह संपत्ति फिल्म निर्माण के उनके जुनून से उपजी थी और एक स्टूडियो के मालिक होने के लिए जरूरी शुरुआती प्रयास भी थे। और साल 1949 में रिलीज हुई बरसात ने कामयाबी के पीछे सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस समय तक की सबसे हिट फिल्म बनकर उभरी है। बरसात उनकी दूसरी फिल्म थी और नरगिस के साथ उनकी जुड़ी सुपरहिट साबित हुई। और आप देखते हैं कि इसी साल महबूब खान निर्देशक राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार की अंदाज भी सुपर हिट साबित हुई। नई कामयाबी ने राज कपूर को हिम्मत भी दी और पैसे दिए और वो स्टूडियो बनाने के सपने पर काम कर सके। और राज कपूर ने नरगिस और पृथ्वीराज कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म आवारा भी अनाउंस कर दी। और 14 दिसंबर 1949 को राज कपूर के जन्मदिन पर उनकी अगली फिल्म आवारा का मुहूर्त रूप तारा स्टूडियो में हुआ, जो बंबई के दादर में था। आशा स्टूडियो में आवारा के प्रोडक्शन की बात तय हुई तो राहुल रवेल के मुताबिक राज साहब ने नरगिस जी के साथ एक सीन की योजना बनाई जिसमें वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में तालाब के भीतर जाएंगी। हालांकि अधिकतर फिल्म स्टूडियो के सेट पर फिल्माई गई थी। इस खास दृश्य के लिए उन्हें एनसीसीआई क्लब के स्विमिंग पूल में जाना था। नरगिस जी को इतने लोगों के बीच स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने में झिझक थी। नरगिस जी को मनाने के लिए उन्होंने बिना अनुमति के स्टूडियो में जमीन खुदवा दी और शूट के लिए तालाब बनवा दिया। राज कपूर को स्टूडियो के मालिक ने इसके लिए कड़ी फटकार भी लगाई, 80,000 रुपए के भारी जुर्माने की मांग भी की। और राज कपूर ने स्टूडियो का जुर्माना तो भर दिया, लेकिन बात उनके दिल पर लग गई। उन्होंने स्टूडियो के मालिकों से कहा कि उन्हें पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के क्रिएटिव फैसले के लिए वो किसी की इजाजत नहीं लेना चाहते। और अपने फिल्मी सपनों को आकार देने के लिए राज कपूर को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वह बिना किसी दखलंदाजी के अपनी कहानियां कह सके। और उन्होंने स्टूडियो मालिकों से कहा, मैं दोबारा कभी इस स्टूडियो में शूट नहीं करूंगा। आवारा की बाकी शूटिंग उन्होंने श्रीकांत स्टूडियो में की, जो बंबई के चेंबूर इलाके में था। चेंबूर आज बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर जाना जाता है, लेकिन साल 1950 के दौर में यह शहर के बाहरी इलाके में एक शांति हरी भरी बस्ती थी। और चेंबूर में राज कपूर का भी काफी समय बीता था। श्रीकांत स्टूडियो के बिल्कुल करीब 2 एकड़ जमीन खाली पड़ी थी। यह भी जमीन राज कपूर को अपने स्टूडियो के लिए पसंद आ गई। और राहुल रवेल अपनी किताब में लिखते हैं कि उस जमीन की कीमत उस समय 1.5 लाख थी और उन दिनों उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। और फिर भी वे अपनी कला के प्रति समर्पित थे और स्टूडियो को वे अपनी रचनात्मकता के प्राकृतिक विस्तार के रूप में देखते थे। राज कपूर ने दूसरे निर्माताओं की फिल्में साइन करने के साथ साथ उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र के जरिए भी पैसे उधार लिए। आरके स्टूडियो बनाने के लिए जमीन भी खरीद ली। और आप देखते हैं कि इस सपने में उनका साथ देने वाले नरगिस अब तक उनकी जिंदगी और उनकी फिल्मों का अहम हिस्सा बन चुकी थी। लेखिका मधु जैन ने अपनी किताब द कपूर्स में लिखा है कि जब बरसात बन रही थी तो नरगिस पूरी तरह राज कपूर के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब स्टूडियो को पैसे की कमी हुई तो नरगिस ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी थी। उन्होंने आरके फिल्म्स की खाली तिजोरी भरने के लिए दूसरे निर्माताओं की फिल्मों में काम भी किया था। राज कपूर की जीवनी राज कपूर द फेबुलस शोमैन में लेखक वनी रूपेन लिखते हैं कि सितंबर 1950 में राज कपूर ने अपने वफादार तकनीशियनों, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ चेंबूर की जमीन पर आरके स्टूडियो का मुहूर्त किया। फिर धीरे धीरे स्टूडियो खड़ा होने लगा, लेकिन सारा पैसा उस समय जब स्टूडियो के जुनून में खर्च होने लगा तो इसका राज कपूर के परिवार पर असर पड़ने लगा। राहुल रवेल के मुताबिक कृष्णा आंटी, राज कपूर की पत्नी, किराए के घर की जगह अपना घर चाहती थी, लेकिन राज कपूर पहले स्टूडियो तैयार करना चाहते थे और उससे पैसे कमाने के बाद अपना घर लेना चाहते थे। और आवारा की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी और राज कपूर एक भव्य ड्रीम सीक्वेंस अपने स्टूडियो में फिल्माना चाहते थे, और जिसकी उस समय तक छत ही नहीं थी, यानी दिन की रोशनी से बचने के लिए सिर्फ रात को शूटिंग हो सकती थी।
जब तक शूटिंग का समय आया, आर के स्टूडियो की दीवारें तकरीबन 8 फुट ऊंची बन चुकी थी। राज कपूर द फेबुलस शोमैन में राज कपूर के करीबी और मामा बिस्वा मेहरा कहते हैं कि दीवारें खड़ी हो चुकी थी लेकिन कोई छत ही नहीं थी। राज कपूर बोले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, हम अपने स्टूडियो में ही एक ड्रीम सीक्वेंस शूट करेंगे, और हमने ऐसा ही किया। आवारा भी जबरदस्त हिट रही और इतना पैसा कमाया कि आरके स्टूडियो को फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। बाद में यहाँ एडिटिंग रूम और प्रीव्यू थिएटर भी बना जो कि छत पर था, और स्टूडियो के भीतर राज कपूर का मशहूर कॉटेज भी था जिसे वो अपनी कला का मंदिर मानते थे। और चैम्बूर में फैला ये 2 एकड़ का स्टूडियो हिंदी सिनेमा का एक जीवंत स्मारक रहा, और यही मशहूर धुनें बनी, यादगार कहानियां गढ़ी गई और कई क्लासिक हिंदी फिल्में निकली। शंकर जयकिशन से लेकर शैलेंद तक, बॉबी के ऋषि डिम्पल से लेकर राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी तक कई कलाकारों ने अपना बेहतरीन काम और आरके स्टूडियो के लिए किया, और इसका नाम भले ही राज कपूर के नाम पर था लेकिन कपूर खानदान इसे बनाने में नरगिस के योगदान को नकारता नहीं है। मधु जैन अपनी किताब द कपूर्स में लिखती हैं कि आरके वाकई नरगिस राज कपूर का एक बैनर था। वह एक साझेदार थी जिन्होंने उनके साथ उनके सुनहरे वक्त के ज्यादातर अरसे में आरके फिल्म्स की पतवार संभाल रखी थी। उन दोनों के साथ साथ 16 फिल्में बनाई, और यह साझेदारी साल 1948 में आग से शुरू होकर 1956 में जागते रहो पर खत्म हुई। आरके स्टूडियो के मुख्य गेट पर बना लोगो उनकी पहचान था, एक खूबसूरत छवि जो राज कपूर के रोमांटिक और म्यूजिकल सिनेमा का प्रतीक बन गई थी। और यह डिजाइन फिल्म बरसात के उस मशहूर सीन से लिया गया था जिसमें राज कपूर हाथ में वायलिन लिए खड़े थे और नरगिस उनकी बाहों में झुक जाती हैं। इस आइकॉनिक लोगो को प्रसिद्ध डिजाइनर एम.आर. अचेरकर ने बनाया था। इसे पेंट करने का काम किया था बाला साहब ठाकरे ने, जो आगे चलकर शिवसेना के संस्थापक बने थे। और लोगों के नीचे भगवान शिव की एक बड़ी मूर्ति थी, और हर नई फिल्म के मुहूर्त पर राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर शिवजी की पूजा करते थे। आरके स्टूडियो में राज कपूर के कमरे के पीछे नरगिस का भी एक कमरा हुआ करता था जो जस का तस बना रहा। नरगिस का सामान भी उसी तरह से रखा रहा था जैसा वो छोड़ कर गई थी। राज कपूर ने नरगिस के से अलगाव के करीब 20 साल बाद साल 1974 में एक इंटरव्यू में बताया कि जब नरगिस से अलग होने का फैसला किया तो वो फिर कभी आरके स्टूडियो नहीं लौटी। पुराने स्टूडियो जैसे प्रभात और बॉम्बे टॉकीज किसी बड़े संगठन की तरह चलते थे। वहां अभिनेता, निर्देशक, तकनीशियन सब वेतन पर रखे जाते थे। फिल्म निर्माण का पूरा सिस्टम, लेखन, शूटिंग, एडिटिंग, वितरण सब कुछ स्टूडियो के अंदर ही होता था। यह किसी फैक्ट्री की तरह था जहां एक के बाद एक फिल्में बनती रहती थी। यहां किसी एक व्यक्ति की रचनात्मक सोच, ज्यादा एवं संगठित व्यवस्था काम करती थी। वहीं आरके स्टूडियो पूरी तरह से राज कपूर के सपनों पर टिका एक पारिवारिक स्टूडियो था, वहां जहां उनकी सोच ही सबसे ऊपर थी, और यहां हर फिल्म एक सपने की तरह गढ़ी जाती थी। फिल्म के लिए पहले पैसा जुटाया जाता, फिर कलाकारों और तकनीशियनों को काम पर रखा जाता। बाद में से दूसरी फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाने लगा। स्टूडियो सिस्टम खत्म होने के बाद भारत में यही मॉडल किसी न किसी शक्ल में जारी रहा। आवारा के बाद ही राज कपूर की सभी यादगार फिल्में श्री 420 संगम, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी, राम तेरी गंगा मैली तक के भव्य गेट सेट इसी स्टूडियो में बने। और यही नहीं, इस स्टूडियो में दूसरे मशहूर निर्देशकों ने अपनी कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग की। फिल्मकार मनमोहन देसाई का एक मनपसंद स्टूडियो था। आरके स्टूडियो सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी शानदार होली पार्टियों के लिए भी मशहूर था। साल 1988 में राज कपूर के निधन के बाद स्टूडियो की सक्रियता धीरे धीरे कम हो गई। साल 1990 के दशक में यहाँ फिल्मों की शूटिंग कम होने लगी और इसका इस्तेमाल टीवी सीरियल और विज्ञापनों की शूटिंग के लिए ज़्यादा किया जाने लगा। और इसकी वजह अब मुंबई में मौजूद कई आधुनिक स्टूडियो और शूटिंग फ्लोर्स भी थे जो शहर से इतनी दूर नहीं थे, इसलिए आरके में धीरे धीरे काम कम होने लगा। इतने बड़े स्टूडियो के रखरखाव का खर्चा, जिम्मेदारी भी बड़ी थी और साल 2017 में स्टूडियो में आग लगने से इसकी विरासत को गहरा नुकसान हुआ। स्टेज उपकरण, यहाँ तक कि मशहूर कॉस्ट्यूम विभाग जिसमें सारी क्लासिक फिल्मों से जुड़े कॉस्ट्यूम और दूसरे कीमती विरासत भी जल गई। साल 2018 में कपूर परिवार ने इसे बेचने का फैसला किया और साल 2019 में गोदरेज प्रॉपर्टी ने इसे खरीद लिया। आरके स्टूडियो अब नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा में इसकी पहचान हमेशा बनी रहेगी। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि जब वह मरे तो उन्हें उनके स्टूडियो ले आना मुमकिन है और उस रोशनी की चमक के बीच वह फिर से उठ जाएं और चिल्लाएं, एक्शन एक्शन। और इस तरह से आप देखेंगे ये है कहानी आरके स्टूडियो की।